हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का बीपीएससी का जो है प्रैक्टिस शीट ये वॉल्यूम 2 का है और इसमें जो है टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस शीट हैं। हमने जो है इससे पहले ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1, 2 और 3 को कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1, 2 और 3 को देख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस शीट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीटी एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 4 को कवर कराएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय या फिर गवर्नर जनरल को जो है मार्किस की उपाधि प्रदान की गई। इसकी बात करें तो ये जो प्रदान की गई थी ये लॉर्ड वेलेजली को दिया गया था। लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो इनका कार्यकाल जो था ये 1798 से 1805 ईस्वी तक था। और जनगणना भारत में एक प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर जनरल में जो है इन्हें जाना जाता था। इसने जो है भारतीय रियासतों पर अप्रत्यक्ष एवं जो है प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए सहायक संधि की प्रणाली को भी जो है लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। और चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में लड़ा गया था, ये टीपू सुल्तान को इसमें पराजित कर मैसूर पर अंग्रेजों को आधिपत्य उसी के जो है कार्यकाल के दौरान स्थापित हुआ था। इस युद्ध में जो है खुद वेलेजली और स्टुअर्ट नामक सेनापति ने जो है अंग्रेजों के नेतृत्व का जो है नेतृत्व किया था। और मैसूर को जीतने की खुशी में जो है आयरलैंड ब्रिटेन का एक भाग ये जो है लॉर्ड समाज में वेलेजली को जो है मार्किस की उपाधि प्रदान की गई थी। मार्किस एक जो है अंग्रेज उपाधि थी जो कि काउंट के ऊपर तथा जो है ड्यूक के नीचे की उपाधि मानी जाती थी। तो ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार से जो है हम सभी क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दूसरा है निम्नलिखित नामों पर जो है विचार कीजिए। इसमें जो है कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल एवं बिहार में उप दीवान के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था, ये सभी जो है पॉइंट से निकालना है। पहला है कि मोहम्मद रजा खान, इन्हें जो है बिहार एवं बंगाल का दीवान के रूप में जो है नियुक्त किया गया था, तो पहला सत्य हो जाएगा। और राजा सिताब राय को, इन दोनों को जो है किया गया था। सैयद गुलाम हुसैन को जो है नहीं किया गया था। तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 3 किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। इलाहाबाद की संधि जो कि 12 अगस्त 1765 के आधार पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा जो है बंगाल एवं बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकारी अस्थायी रूप से जो है दे दी गई। इसके बदले में जो है कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक रूप से देना था। लेकिन जो है उस समय कंपनी सीधे भू राजस्व संग्रहण करने के भारत न तो लेना चाहती थी और न ही जो है उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने जो है दीवानी कार्य के लिए जो है 2 उप दीवान की नियुक्ति की थी। बंगाल के लिए जो है मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए जो है राजा सिताब राय, इन्हें जो है नियुक्त की गई थी। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य है भारतीयों द्वारा ही चलाया था। अगला प्रश्न है कि सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। तस्मान की बात करें तो तस्मान जो था ये हॉलैंड था, तो 1 का 3 हो जाएगा। क्रिस्टोफस कोलंबस की बात करें तो ये कोलंबस जो थे तस्मान जो था ये हॉलैंड का था। क्रिस्टोफस कोलंबस की बात करें तो ये स्पेन के थे। और कैप्टन कुक की बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन के थे। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 4, 1। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली देश के थे
और ये जो है भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन के थे, अमेरिका की खोज किए थे। कैप्टन कुक जो कि ग्रेट ब्रिटेन के थे और ऑस्ट्रेलिया के खोज किए थे। तस्मान जो कि हॉलैंड के थे और ये जो है तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। और अगला है निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन शासकों द्वारा जो है विचार कीजिए कौन सा शासक जो है सही क्रम में और ढंग से जो विकल्प में दिया गया है। सबसे पहले जो हो जाएगा ये हो जाएगा जहांदार शाह। जहांदार शाह सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा जहांदार शाह की बात करें तो ये 1707 से 1713 ईस्वी तक शासन किए थे। उसके बाद फ़र्रुखसियर जो कि 1713 से 19 तक, तो दो में फ़र्रुखसियर हो जाएंगे। तीसरा में जो थे ये मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1719 से 48, तो तीसरा में मोहम्मद शाह हो जाएंगे। चौथा की बात करें तो 1748 से 54 तक अहमद शाह थे, तो अहमद शाह फोर्थ में हो जाएंगे। फिर 5 में जो है आलमगीर द्वितीय थे, ये 1754 से 1759 तक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EDABC। और अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। पहला कथन है कि लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति का जो है पहला शिकार ये संभलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था। पहला की बात करें तो ये गलत कथन है। दूसरा है आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय, तो दूसरा कथन जो है ये सत्य कथन है। इसमें केवल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 56 ईस्वी ने भारत में राज्य हड़प नीति प्रारंभ की थी। इस नीति के तहत वैसे भारतीय रियासत जिनका जो अपना प्राकृतिक व स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था, उस रियासत के शासन को जो है गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का जो है अधिकार समाप्त कर दिया था। और ऐसे रियासतों को जो है सीधे भारतीय रियासत इस नीति के शिकार बने। पहला राज्य था सतारा जो कि इसमें जो है शामिल हुआ था, ये 1848 में। 1848 में सतारा राज्य जो था ये पहली बार इसका शिकार हुआ था। और संबलपुर इसमें दिया हुआ था कथन में, तो पहला कथन इसलिए जो है गलत हो गया था। अगला है कि कथन और कारण दिया हुआ है, विचार करना है। पहला कथन है, कथन ए में है कि 19वीं सदी के सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के कारण जो है भारत का आधुनिकीकरण हुआ। पहला बात करें तो कथन जो है ये बिल्कुल सत्य है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण जो है भारत का आधुनिकीकरण हुआ था, तो कथन इसका सही हो जाएगा। सामाजिकरण धार्मिक आंदोलन के मूल में जो है बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा जो ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे, ये भी सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा जो है कब की गई। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ये 1897 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद जो कि 1863 से 1902 ईस्वी 19वीं शताब्दी में भारतीय नव हिंदूवाद के जो है अग्रण्य प्रतिपादक थे। सन 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में जो आयोजित विश्व धर्म शिखर सम्मेलन था, उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति की महत्ता को बड़े ही प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। उन्होंने जो है अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में जो है सन 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का मुख्यालय जो कि कोलकाता के निकट बेलूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1870 ईस्वी के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्थान ने जो है ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर जो है ब्रिटेन के निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी पूना सार्वजनिक सभा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है प्रभुत्व भारतीय में जो है राजनीतिक जागरूकता आने लगी थी। इस उद्देश्य से अनेक राजनीतिक संस्थाओं का जो है गठन भी किया जाने लगा था, जो कि भारतीय के हितों की बात अक्सर जो है मुद्दे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में जो है स्वच्छ प्रस्तुत करते थे। इन्हीं संस्थाओं में जो है एक प्रमुख संस्था था पूना सार्वजनिक सभा, और जिनका जो है स्थापना 1870 में MG रनाडे तथा जो है GV जोशी के द्वारा किया गया था। रनाडे ने जो है सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। सन 1875 ईस्वी में इस संस्थान ने जो है ब्रिटिश संसद में जो है भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष जो है याचिका प्रस्तुत की थी। और अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
पहला है इसमें यूनाइटेड इंडिया पोट्रियाटी एसोसिएशन। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो किए थे सैयद अहमद खान, तो 1 का 2 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। और इंडियन लीग की स्थापना जो कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत तो संस्था किसे माना जाता है? ये जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है की गई थी। इससे पूर्व जो है 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संस्था का गठन किया था, जिसकी बैठक जो है 1885 दिसंबर बम्बई में आयोजित किया गया था। इस बैठक में जो है दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ नाम का जो है बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था और भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत या फिर पूर्वगामी संस्था मानी थी। और अगला प्रश्न है, घटनाओं पर विचार करना है। उपर्युक्त में से कौन सा घटना कब हुआ था, इसके कालानुक्रम जो है बताना है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसकी बात करें तो ये स्थापना हुआ था 3 मई 1939 को। 1939 को बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1928 को। और यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सज़ा की बात करें तो ये दिया गया था 23 मार्च 1931 और 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है 1931 को। काकोरी रेल डकैती की बात करें, ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा काकोरी रेल डकैती हो जाएगा, डी पहले हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ये जोसेफ बैप्टिस्टा थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ बैप्टिस्टा। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अपना जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने मराठा एवं जो है केसरी पत्रों के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जो कि जोसेफ बैप्टिस्टा बनाए गए थे, जबकि इसके प्रथम सचिव जो है एन.सी. केलकर थे। जोसेफ बैप्टिस्टा ये जो है एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे जो है वर्ष 1925 में तत्कालिक बम्बई में मेयर चुने गए थे। तो ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान जो है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है यह अखबार प्रकाशित नहीं होता था? इसकी बात करें तो ये जो है हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में होता था, परंतु जो है बांग्ला में यह प्रकाशन नहीं किया जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1893 ईस्वी से 15 ईस्वी तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर जो है रहे थे। वे दक्षिण अफ्रीका तो किसी मुकदमा में पैरवी करने के लिए गए थे, लेकिन जो है वे वहाँ अश्वेत समुदाय के संघर्ष में शामिल हो गए और काफ़ी हद तक इस प्रयास में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जो है गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक जो है अखबार का प्रकाशन भी किया था और यह अखबार गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल भाषाओं में जो है प्रकाशित होता था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता को जो है त्याग कर दिया? इसकी बात करें तो ये त्याग किए थे 1934 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी जो कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और वर्ष जो है 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। आगे चलकर जो है 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी और लेकिन जो है वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा जो है वे फिर से कभी कांग्रेस के औपचारिक सदस्य नहीं बने। स्वतंत्रता के समय भी जो है वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसके बावजूद जो है 1934 ईस्वी के बाद राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका प्रभावी मार्गदर्शी प्रभाव बना रहा। और अगला प्रश्न है कि भारत में पहला मजदूर संघ कब और किनके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? भारत में पहला मजदूर संघ की बात करें तो ये जो है 1918 ईस्वी में वीपी वाडिया द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1918 वीपी बाबिया। 1917 ईस्वी में रूसी बोल्शेविक क्रांति का त्वरित और वैचारिक प्रभाव भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी जो है परिलक्षित होने लगा था और भारत में भी जो है श्रम आंदोलन एवं मजदूर संगठनों को स्थापित करने की प्रक्रिया का जो है सूत्रपात होने लगा था। इस दृष्टि से वीपी वाडिया के नेतृत्व में जो है वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। इसके बाद वे जो है मजदूर संगठनों की स्थापना की और जो है वे तेजी से प्रारंभ भी हो गया। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जो कि सही है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम और 8वें से 10वें तक के मंडल को जो है बाद में माने जाते हैं। तो ये भी कथन जो है ये सत्य है। शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो कि गलत हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ये कथन तीसरा गलत हो जाएंगे। चौथा कथन है कि सामवेद की रचना जो कि चंपू शैली में की गई थी, ये भी गलत है। बात करें यहाँ पे चंपू शैली की गई थी, तो ये जो है यजुर्वेद की रचना चंपू शैली में की गई थी, तो ये भी कथन जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें दो केवल कथन सत्य हैं, 1 और 2, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बुद्ध के जीवन की घटना दी हुई है और बुद्ध धर्म के प्रतीक दिया हुआ है। जन्म की बात करें तो जन्म में कमल और सांड का प्रतीक माना जाता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। गृह त्याग की बात करें, ये घोड़ा का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान में जो है पीपल यानी बोधि वृक्ष का जो है प्रतीक माना जाता है। निर्वाण में जो है पद चिन्ह का चित्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है कि पहला में कथन दिया हुआ है ए में और बी आर में जो है कारण उसका दिया हुआ है। कथन में है कि मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जो है मौर्य साम्राज्य में जो है शामिल कर लिया था, तो ये जो कथन है ये सत्य है। सम्राट अशोक के द्वारा जो है कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था और इसका कारण था कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करना था। तो दोनों कथन और कारण सत्य हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर और ए दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त करके जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया था। कलिंग की भौगोलिक अवस्थी ऐसी थी कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से जो है संपर्क स्थापित करने के लिए उस पर नियंत्रित होना आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र रहता तो जो है समुद्री और स्थल मार्ग से जो है होने वाले व्यापार में रुकावट और बाधा उत्पन्न हो सकती थी, अतः जो है कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने वाले बारे में जानकारी किन अभिलेख में मिलता है। तो इसकी बात करें तो ये जो है लेख के आधार पे है, ये अयोध्या लेख के आधार पे है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की जो है 150 ईस्वी पूर्व में जो है हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की शासन का मगध पर स्थापित कर लिया और इससे जो है पूर्व पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहद्रथ का सेनापति भी था, वह जो है ब्राह्मण धर्म का जो है अनुयायी था। अयोध्या लेख से जो है यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन किया था। और अगला है कथन कारण पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला में है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से था। पहला जो कथन है ये सत्य कथन है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है महामेघवाहन वंश से था। खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दूसरा की बात करें तो ये जो है दूसरा कथन ये गलत कथन है। अगर हम लोग बात करें खारवेल की, तो खारवेल जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, न कि बौद्ध धर्म के, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक सत्य है। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासक पश्चिमी देशों में से जो है समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे। तो ये जो है भड़ौच बंदरगाह से करते थे। भड़ौच ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल जो कि 3री के 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान जो है भारत का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ साथ जो है पश्चिमी देशों के साथ भी होता था। व्यापार स्थलीय एवं समुद्री दोनों माध्यमों से होता था। गुप्त काल में जो है बंगाल में
ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से जो है उत्तर भारतीय आंतरिक व्यापार के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ जो है व्यापार होता था। जबकि जो है पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो कि भृगुच्छ यानी भड़ौच था, और जहां से जो है पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार का संचालन किया जाता था। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए जो है दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, जो कि सत्य है, और उन्होंने जो है भूमिदान की परंपरा को जो है विस्तारित भी किया था। तो तीसरा कथन भी जो है ये सत्य हो जाएंगे। दूसरा कथन है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रित था, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और तीसरा कथन जो है ये सत्य था। अगला प्रश्न है कि महान सम्राट हर्षवर्धन अपने शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद नामक एक जो है धार्मिक आयोजन करता था, जिसमें जो है देश विदेश के अनेक शासक और जो है गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। किन महामोक्ष परिषद में जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भी सम्मिलित था। तो इसकी बात करिए जो थे ये छठी में थे। छठा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य धर्म से महायान, जो कि बौद्ध धर्म के एक शाखा की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए जो है हर्ष ने कन्नौज में तथा जो आगे चलकर प्रयागराज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की जो है एक विशाल सभा बुलाता था, जिसे जो है महामोक्ष परिषद कहा जाता था। उसमें जो है अनेक देशों के राजा एवं जो है अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। यह जो है आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो कि हेनसांग भी ऐसे ही छठे समारोह में शामिल हुआ था। इन छठे समारोह में जो है 18 देशों के शासक सम्मिलित हुए थे। और अगला है, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। तो ये जो है चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल वंश के जो है शासकों द्वारा निर्मित मंदिर आज भी जो है अपने स्थापत्य की उत्कृष्टता के कारण जो है अत्यंत प्रसिद्ध है। यह जो है 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर जो है वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जो है जैन धर्म से संबंधित है। इन मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर जो है सर्वोत्तम माना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण जो कि 1950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। और अगला है, कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है सत्य है, इसकी व्याख्या करना है। पहला है, मोहम्मद गजनबी ने जो है 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लूट लिया था, जो कि सत्य है। और ये जो है 17वां आक्रमण था। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि मोहम्मद गजनबी के वापस जाने के उपरांत चालुक्य वंशीय शासक भीमदेव प्रथम ने जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि दूसरा भी ये सत्य है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण किए जाने के समय जो है देवगिरी का शासक कौन था। उस समय जो है रामचंद्र देव शासन कर रहे थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। और अगला है कि दिल्ली पर शासन करने वाला निम्नलिखित में से अफगान मूल के शासकों पर विचार करना है। सबसे पहले हो जाएगा बहलोल लोदी, जो कि 1451 से 1489। उसके बाद जो है सिकंदर लोदी 1489 से 1517। फिर इब्राहिम लोदी जो कि 1517 से 1526। फिर शेर शाह सूरी जो कि 1540 से 45। तो सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ए, फिर बी, सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थान पूर्ति करना है। अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किए। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत की बात करें तो ये जो है 1562 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1562। अकबर के द्वारा जो है अकबर की बात करें तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास से अकबर 1556 से 1605 तक रहे थे। एक महान शासक थे ये, और यह जो है उदारवादी सोच वाला तथा जो है सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाला शासक थे। इसके द्वारा जो है उठाए गए प्रमुख सुधार कार्यक्रम जो कि दास प्रथा का उन्मूलन 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 1564। तो इस प्रकार से अगला है कि अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना क्या था। इबादत खाना की बात करें तो ये था वह भवन जिसमें जो है विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ जो है अकबर चर्चा करते थे।
मुगल सम्राट अकबर को धार्मिक एवं दार्शनिक बातों में जो है गहरी रुचि थी। उसने जो है धार्मिक चर्चा के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था। शुरू में इबादत खाना में जो है बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख और उलेमा जैसे जो है इस्लाम धर्म के प्रधान धार्मिक चर्चा करते थे। लेकिन जो है 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों को जो है इबादत खाना का द्वार खोल दिया था। और अगला है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा जो कि बाबरनामा है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद की बात करें तो ये जो है लेडेन और रस्किन के द्वारा किया गया। लेडेन और रस्किन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुजुक के बाबरी या फिर बाबरनामा अपनी जो है आत्मकथा के बाबर ने मूलतः अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। बाद में जो है फाइंदा खां और अब्दुल रहीम खाना इन दोनों ने जो है इनका फारसी में अनुवाद किया था। जबकि जो है बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो कि लेडेन और विलियम रस्किन नाम के दो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। और मुगलों की राजकीय भाषा जो कि फारसी थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस होता है? इसकी बात करें तो ये लाइकेन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन लिटमस देता है। लाइकेन एक जो है अविकल्पीय सहजीवी जीव है जो कि कवक और शैवाल के परस्पर अंतर संबंध से बनता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रजकों का जो है मिश्रण होता है जो कि अम्ल, क्षार या पीएच परास का सूचक होता है। लिटमस अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में जो है अपना रंग परिवर्तित कर देता है, जैसे कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम से लाल हो जाता है और जबकि लाल लिटमस पेपर जो कि क्षारीय माध्यम से नीला हो जाता है। यह रंजक रोसेला टिक्रोटिया नामक जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला, किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किस कारण होता है? किसी भी वायरस में म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन जो होता है इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन से होता है। और अगला है कि हाइफी क्या है? हाइफी के बारे में बात करें तो ये जो है अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। हफी या फिर कवक तंतु अनेक बहुकोशिकीय कवकों द्वारा जो है बने एक पतले सूत्र या फिर तंतु कह सकते हैं। हाइफी शब्द यूनानी भाषा की हाइफ से बना है जिसका अर्थ होता है जाल, यानी कवकों में ये हाइफी परस्पर जो है संयुक्त होकर एक जालनुमा संरचना या फिर सुकाय बनाते हैं जिसे जो है कवक जाल या फिर माइसिलियम कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी किसी खाद्य श्रृंखला में जो है पोषण रीतियों की संख्या को जो है सीमित करता है? सीमित करने की बात करें तो ये करता है उच्चतर पोषण रीतियों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी। उच्चतर पोषण रीतियों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी जो कि किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करता है। और अगला प्रश्न है कि मटर के जो है एक शुद्ध लंबे पौधे जो कि टीटी का संस्करण एक बौने पौधे टीटी से जो है स्मॉल टीटी से कराया जाता है। तो F2 पीढ़ी में जो है शुद्ध लंबे पौधे का बौने 2 पौधे के साथ जो है फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? इसकी बात करें तो ये होगा 3:1 के अनुपात में। अगला प्रश्न है कि विभिन्न यानी वेरिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन है, इसकी चयन करना है। अलैंगिक जनन में विभिन्नता जो न्यूनतम होती है जो कि सत्य है। किसी जाति में सभी विभिन्नताओं के उत्तरजीविता के समान अवसर होते हैं जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक संगठन के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है विभिन्नता होती है, तो ये भी सत्य है। पर्यावरणीय कारकों द्वारा जो है परिवर्तनों का चयन किया जा सकता है, ये भी कथन जो है बिल्कुल सही कथन है। और अगला है कि जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें जो है खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और अवशोषित होता है? इसकी बात करिए तो ये होता है खमीर, छन्नक, ब्रेड, फफूंदी यानी मोल्ड में। जीव जैसे खमीर, ईस्ट, छन्नक, ब्रेड, फफूंदी मृतोपजीवी कवक होते हैं। इनमें जो है मृत कार्बनिक पदार्थ जो कि शरीर के बाहर अपघटित होता है और सरल पचिक पोषण तत्व शरीर में जो है अवशोषित होते हैं। अगला है कि एक छात्रा पौधों में जो है कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने उसके लिए जो है अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव लेने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप जो है
कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते हैं? इसकी बात करें तो इसमें जो है टीचर के द्वारा ये साइटोकाइनिन का सुझाव दिया जाता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है जो कि पादपों के मुख्यतः कोशिका विभाजन एवं जो है कोशिका दीर्घीकरण को जो है प्रेरित करता है। और इस पादप हार्मोन का नाम जो कि इसके कोशिका विभाजन से संबंधित होने के कारण रखा गया है साइटो यानी कोशिका, और काइनिन जो कि विभाजन प्रेरक, तो दोनों को मिलाकर जो है साइटोकाइनिन रखा गया है। और अगला है कि कौन से कोशिकांग के अपने जो है डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अपने डीएनए और राइबोसोम की बात करें तो ये होते हैं ये होते हैं सूत्रकणिका और लवक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकणिका और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया एक लवक कोशिका में जो है अर्धस्वायत्ता कोशिकांग होते हैं क्योंकि इनमें जो है स्वयं का डीएनए एवं 70 ग्राम राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि परासरण यानी ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जो है जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है। इसकी बात करें तो ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये जो है गुजरती है। परास विसरण का ही एक जो है प्रकार होता है जिसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता के बिना जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए प्रवाहित होती है। परासरण के दो प्रकार होते हैं, अंतःपरासरण और एक होते हैं वायु परासरण। अगला प्रश्न है कि किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को समांतर जो क्या माना जा सकता है। इसकी बात करें तो ये परवलयिक दर्पण भी माना जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परवलयिक दर्पण की बात करें ये अगोलाकार चमकदार चम्मच का एक समांतर परवलयिक दर्पण होता है। परवलयिक दर्पण में जो है प्रकाश किरणें पूर्णतः जो है परावर्तित होती है तथा जो है एक केंद्र पर फोकसित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है। इसकी बात करें तो ये है जेम्स पी जूल। विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज जो कि जेम्स पी जूल ने की थी। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार में जो है विद्युत धारा की प्रवाह में अवरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। और P बराबर होता है I²R। प्राथमिक इंधनों बनने में जो है प्रकाश में कितने पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। तो इसमें जो है एक आंतरिक पूर्ण आवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समान वृत्तीय गति में जो है त्वरण की दिशा की ओर होती है। इसमें बात करें त्वरण की दिशा तो ये जो होती है वेग की दिशा के लंबवत होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण की दिशा जो है अंतर की ओर होती है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण त्रिज्या के साथ और जो है केंद्र की ओर होती है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है। किसी वस्तु का भार जो है ये वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के परिणाम स्वरूप होता है। और इसमें बात करें तो भार W बराबर mg द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। इसमें यम द्रव्यमान और जी जो है गुरुत्वाकर्षण होता है और इसका जो है भार का ऐसा मात्रक ये न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है। पहला है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, जो कि सत्य है। न्यूट्रॉन का जो है आवेश शून्य होता है, ये भी सत्य है। न्यूट्रॉन परमाणुक नाभिक के अंदर अवस्थित रहता है, ये भी जो है प्रश्न ये सही है ऑप्शन। चौथा है कि न्यूट्रॉन परमाणुक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में ये कथन सत्य नहीं है, जबकि जो है अन्य सभी कथन सत्य हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणुक नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, न कि न्यूट्रॉन घूमते हैं। अगला कि परावैज्ञानिक प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि सत्य है। परावैज्ञानिक किरण प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह जो है निर्वात में गति कर सकता है। साथ ही जो है ये एक अनुदैर्घ्य तरंग भी है। सॉरी, अनुदैर्घ्य तरंग ये नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन सी इसका नहीं पूछा था, तो सही हो जाएगा। इसका तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से लघु यानी छोटा होता है। अगला प्रश्न है कि मैथेनोइक अम्ल सामान्यतः जो है किस में पाया जाता है। मैथेनोइक अम्ल की बात करें ये है चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आणविक सूत्र होता है HCOOH।
अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय जो है यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना होता है, तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि NTU मापने की इकाई क्या है। इसकी बात करें तो ये है जल की अविरलता को मापने वाली जो है इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल की अविरलता यानी टर्बिडिटी। NTU जो कि नेफेलोमेट्रिक टर्बिडी यूनिट का उपयोग जो कि पानी की टर्बिडिटी को मापने के लिए किया जाता है। टर्बिडिटी पानी की जो है धुंधलापन और धुंधलापन को जो है संदर्भित करता है, जो कि आमतौर पर निलंबित कणों के कारण होता है। और अगला प्रश्न है कि किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड जो कि CaCl2 होता है, इसका उपयोग रक्षक नली में जो है अवशोषक के रूप में किया जाता है। आर्द्रता वाले दिनों में जो है यह वायु में उपस्थित आर्द्रता को अवशोषित करके HCl का निर्माण करता है, और CaCl2 पानी से क्रिया कर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जो कि प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और जो है क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और जो है पानी बनाते हैं। इन्हें जो है उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण की बात करें तो Al2O3 प्लस ZnO हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि COOH ये जो है कौन सा अम्ल कहा जाता है। इसकी बात करें तो ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4। और अगला प्रश्न है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य जो हो जाएगा उनकी विद्युत चालकता समान होती है, जो कि गलत है। उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है, ये भी गलत है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, ये भी जो है गलत है। इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा सही। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना जो कि अलग अलग होती है। हीरा में विशेष प्रकार के जो है क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिससे जो है हीरा ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होता है, और ग्रेफाइट की कठोरता जो है बहुत निम्न होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मूल तत्व यानी मूलो तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरियों के लिए उत्तरदायी है, तो ये है कैल्शियम और फास्फोरस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम एवं फास्फोरस को बनाते हैं, हड्डी बनते हैं इससे। इनकी कमी से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से जो प्रोटीन में पाया जाता है, तथा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा जो है अन्य सभी कार्बनिक यौगिकों का जो है मुख्य अंश है। और अगला है नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस गैजेट में किया जाता है, तो ये जो है सिलिकॉन रिस्टबैंड, क्वांटम या फिर स्केलर एनर्जी पैडेट में, साथ ही ये किनेस्थेसियोलॉजी टेप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि नवाचार उपलब्धियों पर जो है संसाधनों की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किसकी जो है एक संयुक्त पहल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसका जो है एक संयुक्त पहल है, जो कि नवाचार उपलब्धियों पर संसाधनों की अटल रैंकिंग। अगला प्रश्न है कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बात करें, पहला है कि फ्लेक्स फ्यूल वाहन जो कि लचीले ईंधन यानी पेट्रोल, एथेनॉल और पाम ऑयल के तेल का जो है संयोजन पर चल सकते हैं, जो कि सत्य है। और यह जो है वाहन 100% पेट्रोल से भी चलने में सक्षम होते हैं। दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोरोवायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विचार करना है। पहला कथन है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार जो है विभिन्न प्रकार के नोरोवायरस से संक्रमित हो सकता है, जो कि सत्य है। इस वायरस को जो है ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध अभी फिलहाल नहीं है, तो ये भी सत्य है।
इसमें दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है कि वैक्सीन, पासपोर्ट और जो है ट्रैवल बबल में जो है क्या अंतर है। इसकी बात करें तो इसमें जो है वैक्सीन, पासपोर्ट ऐसे दस्तावेज हैं जो कि पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को बीमारी के खिलाफ जो है टीका लगाया गया है, जबकि जो है ट्रेवल बबल दो देशों के बीच की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्य हवाई यात्री यातायात को फिर से जो है शुरू करना है जब नियमित हवाई सेवा निलंबित हो जाती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंद उद्योग के संबंध में कौन सा जो है कथन सत्य है। इसकी जो है विचार करना है। इसमें बात करें स्वच्छंद उद्योग की तो ये जो है इसमें पहला कथन है कि यह किसी विशिष्ट कच्चे माल उनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं, इस पर जो निर्भर नहीं रखते हैं, जो कि सत्य है। दूसरा, इसमें उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होती है, जो कि गलत है। इसमें उत्पादन की मात्रा कम होती है, श्रमिकों की आवश्यकता भी इसमें कम होती है, और ये जो है उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जो कि सत्य है। पहला और चौथा कथन सत्य है, तो इसमें केवल 2 सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है इसे बताना है। भारत, नाइजीरिया, माली, ब्राज़ील से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम पहला कथन की बात करें तो पहला कथन जो है ये गलत कथन है। कर्क रेखा की बात करें, ये ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा और जो है बहामास एवं मैक्सिको, इन सभी देशों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला कथन गलत हो जाएंगे। दूसरा है कि चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे से होकर जो है मकर रेखा गुजरती है। अगर दूसरा कथन की बात करें तो ये सत्य कथन है। मकर रेखा की बात करें तो ये जो है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा गुजरती है। तीसरा कथन है तो दूसरा सत्य हो जाएगा। तीसरा है कि इक्वाडोर, कोलंबिया, मालदीव से होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा जो कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा जो है किरिबाती से होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये भी कथन सत्य हो जाएंगे। इसमें 2-3 सत्य कथन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है सत्य है इसकी व्याख्या करना है। बृहस्पति ग्रह जिसका रंग जो है पीला है, यह SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, जो कि सत्य है। और शनि ग्रह काला, ये जो है N2 यानी नाइट्रोजन के कारण होता है, तो ये भी सत्य है। इसमें दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असंबद्धता और विभाजित होने वाले सभी क्षेत्र, इसमें जो है मिलान करना है। पहला है रेपेटी असंबद्धता। इसकी बात करें तो ये संबंधित है ऊपरी मेटल निचला मेटल से, तो एक का जो है P हो जाएगा। दूसरा है कि गुटेन वर्ग विसार्ट असंबद्धता। इसकी बात करें तो ये जो है निचले मेटल ऊपरी क्रोड से जो है ये संबंधित है। और लेहमैन असंबद्धता की बात करें तो ये संबंधित है वाय कोड आंतरिक क्रोड से। और कोनराड असंबद्धता जो कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट से जो है संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का P, 2 का R, 3 का S और 4 का Q। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला है कि निम्न विशेषता किस मिट्टी के प्रकार की है। इसमें बात करें तो ये हो जाएगी, पहला है कि इनका निर्माण जो है जलवायवीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं जो है कायांतरित शैलों के विघटन एवं नियोजन से होता है, जो कि सत्य है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, ये भी सत्य है। और इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश की पूर्वी भाग, मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी के क्षेत्र में आदि सभी में पाया जाता है। ये जो मुख्य विशेषताएं हैं और ये लाल मिट्टी की मुख्य विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल मिट्टी। बात करें यहाँ पे इसका निर्माण जो है ये जलवायवीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से जो है होता है। इस मिट्टी में जो है सिलिका एवं आयरन की बहुलता उपस्थित होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो कि लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जो है जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्राय जो उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है।
भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर की पठारी, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, साथ ही जो है ये कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल जो है कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। और अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के किस परत से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न और जो है रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है? तो ये होती है आयन मंडल से। आयन मंडल ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सत्य कथन कौन सा है? पहला है कि सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी द्वारा जो है अवशोषित की जाती है उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। इसकी बात करें तो पहला कथन सत्य हो जाएगा। पृथ्वी का एल्बिडो जो कि सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है उसे जो है पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप का स्थानांतरण चालन कहलाता है। दोनों कथन सत्य है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि सत्य कथन इसमें भी चूज करना है। पहला कि महासागर की परपटी मुख्यतः जो है सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, जो कि सत्य है। सिलिका और मैग्नीशियम की महासागर की जो है परपटी बनी होती है। पृथ्वी की आयतन का 1% जो है हिस्सा ही जो है ये परपटी है, और ये भी सत्य है। पृथ्वी की हिस्सा का 1% ये जो है परपटी होती है। पृथ्वी का व्यास जो कि 6371 किलोमीटर है। इसकी बात करें तो ये कथन गलत है। इसमें 1 और 2 सत्य है तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है परपटी कहते हैं। यह जो है सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में जो है 35 किलोमीटर एवं जो है समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्यतः जो है रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे जो है Cl यानी C से सिलिका तथा जो L से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः जो है सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे जो है सीमेक कहा जाता है। और पृथ्वी की आयतन का केवल जो 1% हिस्सा इस परपटी है, और 84% मेटल, साथ ही जो 15% हिस्सा क्रूड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होता है। और ऑप्शन में जो है ये व्यास दिया हुआ था, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया था। और अगला प्रश्न है कि सिंगार, गास्टिक, बिबुआ और जो है संगर ये किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? ये नदी जो है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, सिगार, गास्टिंग, बिबुआ और संगर। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाली क्षेत्र और वर्षा, इसमें बात करना है तूफान। तो आम्र वर्षा की बात करें तो आम्र वर्षा जो है ये केरल एवं तटीय कर्नाटक में आते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। फूलों वाली बौछार जो कि केरल में आते हैं, और काल बैसाखी जो कि असम और पश्चिम बंगाल में आते हैं। सभी कथन सत्य हैं तो उपरयुक्त तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लू जो है ये उत्तरी भारत में आते हैं, जैसे कि पंजाब, बिहार, ये सभी में है लू आते हैं। और अगला है कि भारत सरकार ने पूरे देश के लिए जो है किस वर्ष वन संरक्षण नीति लागू किया है? तो ये किया है 1952 में। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। वनों के संरक्षण में मानवीय विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने जो है पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति जो कि 1952 में लागू की है, जिसे जो है 1998 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार जो है सरकार शतपोषणीय वन प्रबंधन पर जो है बल देगी, जिससे एक और जो है वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा, और दूसरी तरफ जो है स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। अगला झूम कृषि के नाम और राज्य दिए हुए हैं। पहला है बेवर या दहिया। बेवर या दहिया की बात करें तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में, तो पहला जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। कुमान की बात करें तो कुमान जो है ये उड़ीसा में है, तो ये सत्य हो जाएगा। कुमारी पूर्वी घाट। कुमारी की बात करें तो कुमारी जो है ये पश्चिमी घाट में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और कुरुआ की बात करें तो कुरुआ जो है कुरुआ की बात करें तो कुरुआ जो है ये झारखंड में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा था गलत युग्म, तो 3 जो है गलत है, 1 सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? पहला है दलदलों में क्षय होते पादपों में जो है पीट कोयला उत्पन्न होता है, जो कि सत्य है। और लिग्नाइट एक जो है निम्न कोटि का भूरा कोयला है, ये भी सत्य है। दोनों कथन सत्य है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग में जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहाँ से जोड़ता है? इसकी बात करें कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है,
ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो इसमें जो है सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की बात करें, ये जो है भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई व जो है दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली राजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा जो द्वितीय जो कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो कि सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि जल मार्ग जनसंख्या 3 कहाँ से कहाँ को जोड़ता है। इसकी बात करें तो ये जोड़ता है कोट्टमपुरम तथा कोल्लम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हल्दिया तथा इलाहाबाद की मध्य गंगा जलमार्ग जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है, ये नौगम्य जल मार्ग संख्या 1 है, यानी NW1 है। दूसरा जो है ये सधिया से धुबरी को जोड़ता है जो कि 891 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तीसरा बात करें केरल में जो है पश्चिमी तटीय नहर जो कि ये कोट्टमपुरम से कोल्लम तक है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत जो गठित तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत जो है तदर्थ झंडा समिति के गठन की बात करें, ये 23 जून 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के सदस्यों में जो है अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, KM मुंशी तथा जो है भीमराव अंबेडकर जी भी शामिल थे। और अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संवैधानिक प्रावधान और अनुच्छेद दिया हुआ है। पहला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें, ये अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन मिलता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। दोनों सदनों यानी लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है, तो बी का जो है 1 हो जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा की बात करें तो ये जो है 110 अनुच्छेद में मिलता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है पारित विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमानित प्रदान करने संबंधित प्रावधान, ये जो अनुच्छेद 111 में मिलता है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन पर विचार करना है और आर जो है कारण है इसका। कथन है कि भारत का अपना एक लिखित संविधान है। कथन की बात करें तो ये कथन जो है सही है, भारत का अपना एक लिखित संविधान है और भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कथन और आर जो है कारण का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों अपनी जगह सही है, परंतु आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति ये जो है किस में निहित है, ये राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि संघ के समस्त कार्यपालकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, परंतु जो है यहाँ हमें जो है संविधान के अनुच्छेद 74 को ये ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद 74 बताता है कि राष्ट्र के कार्यों में सहायता देने के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। साथ ही जो है इस अनुच्छेद में यह भी बताता है कि राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार जो है कार्य करेगा। और अगला है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में घटते हुए व्यवस्थित करना है। यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा भी जो है राज्यसभा के सांसदों की संख्या ये तमिलनाडु में है 18, तमिलनाडु 18 है। उसके बाद गुजरात में है, तो पहले हो जाएगा 1, फिर गुजरात 2, फिर महाराष्ट्र में। यहाँ पे सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में है 19 और तमिलनाडु में 18 है। साथ ही जो है अगर बात करें गुजरात में तो गुजरात में जो है 11 है, राजस्थान में 10 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा पहले 3 हो जाएगा और उसके बाद जो हो जाएगा ये 1, फिर 4, फिर 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला कि भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संबंधित राज्य के संचित निधि द्वारा जो है भारित होते हैं, जो कि सत्य है। और भारत में किसी उच्च न्यायालय के जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश का जो है पेंशन भारत के संचित निधि से भारित होते हैं, ये भी सत्य है। इसमें दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला है कि यदि किसी राज्य के विधानसभा का कोई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो जो है वो किसे अपना जो है त्यागपत्र प्रेषित करेगा। तो ये जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र प्रेषित करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 के ख के अनुसार करेगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें है कि कौन सा जो है आपातकाल की घोषणा के समय होता है। तो उसमें जो होता है ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जो है आपातकाल की घोषणा होता है। साथ ही जो है युद्ध के कारण और आंतरिक अशांति की बात करें। चौथा है बाह्य आक्रमण, फिर जो है आर्थिक संकट। इन सभी से जो है आपातकाल की घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 5, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य और वित्तीय आपातकाल, साथ ही जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के समाहित है ये प्रावधान। और भाग पूछे तो ये भाग 18 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से है। तो इनका संबंध जो है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी 1990 ईस्वी में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार के दौरान जो है देश के विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधारों पर जो है एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जो है लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियां की जो है सिफारिश की थी। इसका तात्पर्य है कि लोकसभा चुनाव में जो है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की चुनाव खर्च सरकार द्वारा जो है प्रदान की जाए। और अगला है कि निम्नलिखित ऋट युग्मों पर जो विचार कीजिए तथा जो बताइए कि किन ऋट युग्मों को अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसमें बात करें तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की दृष्टि से रीट जारी करने का अधिकार दी गई है। यह रीट संख्या कुल जो है 5 है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा जो है अधिकार परीक्षा। और अगला है कि कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला है नीति आयोग की स्थापना जो कि 1 जनवरी 2016 को की गई, जो कि गलत है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग यानी नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी बात करें तो ये जो कथन है ये भी कथन गलत है, क्योंकि बात करें यहाँ पे नीति की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। यहाँ पे इंस्टीट्यूट के जगह इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, तो जो है ये सही हो जाता। इसमें ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। इसकी बात करें तो ये कांडला पोर्ट में स्थापित किया गया था। 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया। वर्तमान में कांडला पोर्ट का नाम जो है परिवर्तित करके दीनदयाल पोर्ट गुजरात कर दिया गया है। और विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र का एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसमें जो पूर्ण विकसित आधारित संरचना मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया गया, जो कि गलत है। ये जो है सोवियत संघ से अपनाया गया था। और अगला है कि 1944 में बॉम्बे प्लान के सूत्रधार जो कि सर आर्देशीर दलाल थे, जो कि सत्य है। और 1945 ईस्वी में श्री एम.एन. राय ने जो है जन योजना बनाई, जो कि ये भी सत्य है। इसमें 2 और 3 सत्य हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर केवल 2 सत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो उस समय जो है आरबीआई के गवर्नर ये एल.के. झा थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय एवं जो स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर जो कि सी.डी. देशमुख थे, और इन्हीं के समय जो आरबीआई राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो है एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। और अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्य बैंक अपनी जो अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए जो है आरबीआई के पास जो है जमा करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये जो है
रिवर्स रेपो रेट कहलाते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ये जो है विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। विलियम गॉड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैरी आधार पर जो है हरित क्रांति के जनक ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन जो है भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो कि विलियम गॉड ने किया था। और 1957 से 58 के सूखे के वर्ष में फसल उत्पादन में भी भारी गिरावट एक बड़ी चिंता के विषय जो है बना था। अगला है कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि 1956 का औद्योगिक नीति जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पहला कथन सत्य है। दूसरा है 1956 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को जो है प्राथमिकता दी गई थी, ये भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। पहला जो है इसमें बात करें हम पहली पंचवर्षीय योजना, तो 51 से 56 तक चली थी। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इस मॉडल को जो है भारत का आर्थिक संविधान या फिर राज्य पूंजीवाद की गीता भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है। पहला, व्यापार शेष में दृश्य एवं अदृश्य सेवाएं सम्मिलित होती है, जो कि सत्य है। पहला बात करें तो ये गलत है, क्योंकि बात करें यहाँ पे व्यापार शेष की, तो इसमें जो है बीओटी में केवल दृश्य वस्तुएं या फिर व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती है, इसमें अदृश्य वस्तुएं शामिल नहीं होती है, तो पहला गलत हो जाएगा। चालू खाता शेष में जो है केवल दृश्य वस्तुएं या फिर व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती है, ये भी कथन जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है दृश्य एवं अदृश्य दोनों जो है शामिल होते हैं, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। इसमें गलत पूछा है तो ना तो ये, तो दोनों हो जाएगा गलत, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजा चलैया समिति का संबंध है। इसकी बात करें तो राजा चलैया समिति का संबंध जो है इसका संबंध है कर सुधार से, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, और एल.के. झा समिति जो कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से, और पार्थ सारथी सिंह समिति ये कर नीति से संबंधित है। वाई.वी. रेड्डी समिति जो कि आयकर छूटों की समीक्षा से संबंधित है। अगला है कि कौन सा सिद्धांत जो है संदर्भित करता है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह जो है नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार जो अर्थव्यवस्था में समान जो है उत्पादन के फलस्वरूप समान बेरोजगारी संभव नहीं है, तो ये जो है हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर से बाजार का नियम। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह जो है नियम वस्तु विनिमय और जो है वस्तु विनिमय दोनों पर लागू होती है, मुद्रा विनिमय वस्तु विनिमय दोनों पर लागू होती है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में जो है सामान्य उत्पादन के फलस्वरूप जो है समान बेरोजगारी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023-22 में जो है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 22-23 की त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय का मौद्रिक मूल्य क्या है। इसमें बात करें तो यह है 59,637 रुपया, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 59,637 रुपया, जो कि बिहार का मौद्रिक मूल्य प्रति व्यक्ति आय है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है ये गलत है। पहला है कि मखाना उत्पादन में बिहार जो है देश का पहला स्थान है, जो कि सत्य है। मिथिला मखाना जो कि इसमें बिहार का स्थान पहला है, और देश के कुल मखाना उत्पादन का 60% बिहार जो है ये बिहार उत्पादन करता है। दूसरा कथन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। बिहार जो है 90% पूरे देश का मखाना जो उत्पन्न करता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें गलत पूछा था तो केवल बी हो जाएगा। अगला है कि बिहार में डेयरी उद्योग के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है, सॉरी यहाँ पे गलत कथन पूछा है। पहला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 22-23 में जो है 125.03 लाख टन दूध उत्पादन किया था, तो ये पहला कथन जो था ये सत्य हो जाएगा। गाय के दूध उत्पादन में जो है अग्रणी जिला मधुबनी है, ये गलत है। और भैंस के उत्पादन में अग्रणी जिला समस्तीपुर, ये भी गलत है। इसमें गलत पूछा था तो केवल 2 हो जाएंगे, जो कि दूसरा तीसरा कथन 2 कथन जो है ये गलत है। पहला कथन जो है ये सत्य कथन है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 22-23 में जो है 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन जो है हुआ था। उत्पादन में वृद्धि की बात करिए 6.04% रही थी, और गाय के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला समस्तीपुर है। भैंस के उत्पादन में अग्रणी जिला जो कि मधुबनी है, वहाँ पे उलट के दे दिया गया था। अगला कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व किसने किया था, तो ये स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका नेतृत्व बिहार में ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महजरूल हक आदि ने जो है किए थे। लेकिन इस दौरान बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान आंदोलन के नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। बिहार में स्वराज की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। और बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव जो है अब्दुल बारी थे। तो ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है कि बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और अगर हम लोग बात करें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की, तो ये ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील और राजनीतिज्ञ थे। वे बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल जो कि वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य वाले पहले भारतीय भी थे। साथ ही जो है इन्हें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। अगला बिहार के चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1798 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर चेरो विद्रोह की शुरुआत जो कि 1798 में चेरो जनजाति के लोगों द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने जो है किया था। अगला है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ किया गया था? 16वां अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था हजारीबाग में। हजारीबाग ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्र आंदोलन में छात्रों का योगदान जो है अतुलनीय रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के सफल बनाने के लिए जो है कई प्रकार के छात्र संगठन बनाए गए। बिहारी छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन जो कि हजारीबाग में आयोजित किया गया। अगला है कि बिहार के किस जिले में नहर से जो है सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये है रोहतास। और अगला प्रश्न है रोहतास में जो है इंद्रपुरी बांध है, जो कि दुनिया का चौथा सबसे लंबा बांध है। बिहार के कौन से जिले हैं जिनमें जो है 2001 और 2011 के ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम रही थी? तो ये किशनगंज और सहरसा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 से 11 के दौरान किशनगंज और सहरसा में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर पूछे तो 61.8 रहा था। और अगला है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को जो है मुगल सम्राट अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया था। और इनको जो बिहार में किस जगह दफनाया गया? तो ये जो है नालंदा में दफनाया गया था। यूसुफ शाह चक कश्मीर के शासक थे। उन्हें जो है मुगल बादशाह अकबर ने कैद कर लिया था और बिहार के नालंदा जिले में जो है निर्वासित कर दिया था। उन्होंने जो है 1579 से 1586 तक कश्मीर का शासन किया था। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो कि बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध जो कि बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। और इस अभयारण्य की स्थापना जो कि 1976 में की गई थी। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ये भी प्रमुख है। और अगला है कि बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज की गई थी? तो सबसे लिंगानुपात अधिक जो है 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज का था। और सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो ये था मुंगेर का, जो कि 879 था। और गोपालगंज का 1021 था। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में जो है धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? नहीं की बात करें तो रोहतास में जो है नहीं है, मुंगेर में, जमुई में और नवादा में है। धारवाड़ चट्टानें यह जो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर, जमुई, नवादा जिलों में जो है फैली हुई है, जबकि विंध्याचल चट्टानें जो कि रोहतास के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो बिहार की भूवैज्ञानिक इतिहास में नवीनतम है? नवीनतम की बात करें तो ये बिहार का मैदान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर बिहार को जो 3 भागों में बांटा गया। धारवाड़ चट्टानें जो कि गया, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा आदि क्षेत्रों में फैली हुई है। तृतीयक चट्टान जो कि पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के कुछ क्षेत्रों में फैली हुई है। विंध्य चट्टान इसका विस्तार जो कैमूर, रोहतास जिले में पाया जाता है। अगला कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है? पहला, इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा में घनिष्ठ सहयोग के लिए जो है एक मंच तैयार करना और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटना है। पहला कथन की बात करें तो ये सत्य कथन हो जाएगा। भारत, बांग्लादेश और नेपाल CSC के संस्थापक सदस्य है। इसकी बात करें तो दूसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा। CSC के पर्यवेक्षक राज्यों के निर्णय लेने में जो कोई भूमिका नहीं होती है, जो कि गलत है।
इसमें सही जो हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे CSC को, तो मूल रूप से जो है 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा वार्ता के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसका विस्तार जो है किया गया और 2020 में इसका नाम जो है बदलकर मॉरिशस को सदस्य रूप में जो है शामिल किया गया। बांग्लादेश शुरू में जो है यह पर्यवेक्षक था, लेकिन जो है 10 जुलाई 2024 को 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान जो है आधिकारिक तौर पर CSC का 5वां पूर्ण सदस्य बन गया और वर्तमान में जो है सेशेल्स CSC के पर्यवेक्षक की दर्जा प्राप्त है। पर्यवेक्षक राज्य चर्चाओं में सक्रिय रूप से जो भाग लेते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को जो है प्रभावित कर सकते हैं। भले ही उसके पास जो है औपचारिक मतदान का अधिकार न हो, उनकी भागीदारी उन्हें जो है सम्मेलन की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देने का जो है अवसर प्रदान करती है। और अगला प्रश्न है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सत्य है। पहला, अधिनियम के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि फंड का जो है उद्देश्य यूनिवर्स सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को स्थापित करना है, जो कि पहला कथन ये सत्य कथन है। दूसरा है, डिवीजन फंड को आवंटन से पहले जो भारत के समेकित कोष में जमा किया जाता है, ये भी कथन जो है सत्य है। डिजिटल भारत निधि फंड वंचित क्षेत्रों में जो है डिजिटल कनेक्टिविटी और जो है पहुंच बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन खरीद के लिए जो है सब्सिडी भी प्रदान करता है, जो कि गलत है। इसमें 1 और 2 सत्य है, तो केवल 2, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है ये सत्य है। पहला है कि एकीकृत थिएटर कमांड का उद्देश्य सैन्य सेवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और उच्च रक्षा बजट आवंटन की मांग करना है, जो कि गलत है। संयुक्त रसद नोट्स की बात करें, इसका उद्देश्य सैन्य सेवाओं में रसद और संसाधन उपयोग को जो है सुव्यवस्थित करना, जो कि दूसरा सत्य है। इसमें केवल 2 सत्य है, तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पैलियोजीनोमिक्स का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किया जाता है। इसका उपयोग जो है पिछले विकासवादी और पारिस्थितिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए जो है प्राचीन DNA का विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैलियोजीनोमिक्स में जो है प्राचीन जीवों के जीनोम का अध्ययन करना शामिल है। प्राचीन DNA का विश्लेषण करके जो है वैज्ञानिक इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि समय के साथ जो है प्रजातियाँ कैसे विकसित हुई और उन्होंने जो है अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत की। इसकी पिछली विकासवादी और पारिस्थितिक प्रतिक्रियाओं को जो है फिर से बनाने में मदद मिलती है। अगला है, नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता। तो नीतीश कुमार की बात करें, ये जो है बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते थे पैरा ओलंपिक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार ने 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन ACL3 वर्ग में जो है भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले अवनी लेखरा ने जो है महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में जो है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। और 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस फ्रांस में हो रहा था। और 29 वर्षीय और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नीतीश ने एक करीब मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल वेथे को जो है 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर जो है स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत के किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। वरुण की बात करें तो वरुण जो है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कि हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध जनगणना पहल शुरू की है। तो ये की है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। WWF इंडिया ने जो कि 7 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक वल्चर काउंट 2024 परियोजना शुरू की है। और यह पहल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के साथ जो है संरेखित है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में गिद्धों की आबादी की गणना और आकलन करना, यह जो विशेष रूप से गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों प्रजातियों का जो है ध्यान केंद्रित करता है। परियोजना का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में जो है गिद्धों की महत्व के बारे में लोगों को जो है जागरूक बढ़ाना है। और अगला है कि कौन सा कथन जो है ये सही है। पहला है कि INS में जो पूर्ण सदस्यता के पात्रता के लिए जो है मानदंड यह है कि देश कर्क और मकर रेखा के बीच होनी चाहिए। पहला कथन की बात करें तो पहला कथन गलत हो जाएंगे। ISA ने जो है अपने सदस्य देशों के सौर परियोजनाओं का जो है समर्थन करने के लिए वित्त पोषण तंत्र के रूप में सौर करों को जो है लागू करने का प्रस्ताव दिया है, ये भी गलत है। ISA द्वारा जो आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव सौर ऊर्जा के जो है परिवर्तनकारी प्रभाव का जश्न मनाता है, जो कि सत्य है। इसमें केवल 3 सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रांस के ये जो है ISA कर्क और मकर रेखा के भी जो है पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित देशों के लिए जो है खुला था। हालांकि जो है 2018 तक संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए सदस्यता खोल दी गई थी। चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, ISA और सौर परियोजनाओं का समर्थन जो है करने के लिए वैश्विक और सौर सुविधा जैसे अभिनव वित्त पोषण तंत्र ध्यान केंद्रित करता है। सौर कर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन ये सही है। पहला है कि SBM के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण सफाई कर्मचारियों के लिए जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता रखरखाव में उनके कौशल, जागरूकता और कुशलता को, प्रथाओं को जो है बढ़ाना है, जो कि गलत है। SBM ने जो है शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद करती है, जो कि सत्य है। इसमें केवल B ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि जल संचय जन भागीदारी पहल का संबंध कौन सा कथनों से है। पहला है इस पहल का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना है। पहला कथन जो है ये सत्य कथन है। जल शक्ति मंत्रालय जल संचय जन भागीदारी पहल का नेतृत्व कर रहा है, ये भी जो है सत्य है। इस पहल की सफलता के लिए सरकार केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है, जो कि गलत है। इसमें 1 और 2 कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है कि यह मालाबार के नाम से जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। पहला कथन जो है ये सत्य है। और इसका सचिवालय जो है टोक्यो में स्थित है। टोक्यो की बात करें तो, और इसका सचिवालय की बात करें तो ये जो है इसका कोई भी औपचारिक रूप से सचिवालय नहीं घोषित किया गया है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएंगे। यह जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस यानी क्वांटम कंप्यूटिंग और जो है जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी सत्य है। इसमें 1 और 3 सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें, ये जो है भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि एमपॉक्स वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि वेक्टर जनित एमपॉक्स वायरस के संचरण का जो प्राथमिक तरीका है, जो कि गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है एमपॉक्स वायरस के क्लेड 2 स्ट्रेन के जवाब में वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, ये भी जो है गलत है। एमपॉक्स वायरस के संक्रमण का जो प्राथमिक तरीका वेक्टर जनित नहीं है, इसके बजाय जो है यह मुख्य रूप से नज़दीकी अंतरंग संपर्क के माध्यम से जो है फैलता है। विशेष रूप से ये यौन गतिविधियों के दौरान, साथ ही जो है श्वसन बूंदों, त्वचा के घावों या प्रदूषण सामग्रियों के साथ जो है सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। जबकि जो है जानवर से इंसान में संक्रमण संक्रमित जानवरों को काटने या फिर खरोच के माध्यम से हो सकता है। यह मौजूदा प्रकोप में इंसानों से जो है इंसान में संक्रमण का मुख्य तरीका नहीं है। अगला है कि साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के तहत शुरू किए गए समन्वय प्लेटफॉर्म का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। इसकी बात करें तो यह साइबर अपराध डेटा संग्रह और साझाकरण के लिए जो है वन स्टॉप पोर्टल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है, जो कि सत्य है। और यूएई ने जो है यूएई में रहने वाले विदेशी निवासियों का जो है सबसे बड़ा समूह भारतीय है, जो कि सत्य है। सबसे ज़्यादा भारतीय जो है यूएई में रहते हैं। दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है। तो ये विधेयक जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल के एक प्रशिक्षुक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दुखद अपराध के जवाब में जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपराजित महिला और बाल आपराधिक कानून संशोधित विधेयक जो है 2024 में पारित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो ये किया है लातूर जिले में। लातूर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने जो है लातूर जिले में उदयगिर में जो है विश्व शांति बुद्ध विहार के उद्घाटन किया है। उन्होंने जो है बिहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? ये जो है नागालैंड की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है कि 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया? तो ये इतिहास रचने वाले जो है ये कपिल परमार है। कपिल परमार ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपिल परमार जो कि पैरा जूडो पुरुषों में J1 660 किलोग्राम स्पर्धा में जो है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टायरनेसिस और जो है ग्लोबाबा जनाकिया यहाँ पे है ग्लोबा टायरनेसिस और जो है ग्लोबाबा जनाकिया, ये क्या है? इसकी बात करें तो ये है अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियाँ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज क्षेत्र में जो है 2 नई अदरक प्रजातियाँ, एक है ग्लोबाबा टायरनेसिस और ग्लोबाबा जानकिया की जो है खोज की गई है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर जो कि बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? बौद्ध सर्किट के हिस्सा की बात करें तो श्रावस्ती, वैशाली, बोध गया और नालंदा है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध सर्किट गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जो है जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का एक नेटवर्क है। यह भारत और नेपाल में फैली हुई है। इसमें जो है दुनिया भर के बौद्धों के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले प्रमुख स्थल शामिल हैं। बौद्ध सर्किट में शामिल स्थल बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर और नालंदा, श्रावस्ती, वैशाली और नेपाल में जो है लुम्बिनी है। अगला है निम्नलिखित में से किसने जो है अंत्योदय का अवधारणा पेश की है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेश किए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय एक अवधारणा और दर्शन है जो कि समाज में सबसे वंचित और हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के उत्थान पर जोर देता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में जो है मूल्य में वृद्धि का सबसे अधिक कारण है? तो ये है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में वृद्धि। और अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जमुई जिला में। जमुई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कौन सा जिला जो कि UPI लेन देन में पटना के बाद दूसरे स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे जो है पटना के बाद ये मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना जो है पहले स्थान पे है और मुजफ्फरपुर फिर पश्चिमी चंपारण, वैशाली और पूर्वी चंपारण का स्थान उसके बाद आता है। अगला है 33वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में जो है स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये ईसा मिश्रा के द्वारा जीता गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य में पैक्स चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? तो टोटल जो है 5 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे राज्य में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो है पैक्स चुनाव होंगे। ये जो है 5 चरणों में चुनाव होंगे जो कि अभी फिलहाल हो रहा है। अगला है कि हाल ही में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से है? जो कि IPL में अभी वर्तमान में बीके हैं और राजस्थान रॉयल के यहाँ समस्तीपुर के हैं। वैभव की बात करें तो ये है समस्तीपुर के। अगला प्रश्न है बिहार में बकरी वीर्य बैंक का स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है? तो ये जो है राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत की जा रही है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का अधिग्रहण किसने किया? इसका अधिग्रहण जो है निरानी शुगर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निरानी शुगर्स लिमिटेड ने बिहार के सीतामढ़ी में रीगा शुगर मिल को जो है 86.50 करोड़ रुपये में अधिग्रहण कर लिया है। यह अधिग्रहण निरानी शुगर्स द्वारा जो है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष सबसे ऊंची बोली लगाने के बाद किया है। यहाँ से जो है मैथ का प्रश्न है। मैं सभी क्वेश्चन को आंसर बता देता हूँ, आप लोग खुद से जो है मैथ सॉल्व कर लीजिएगा। पहला का जो हो जाएगा 41 का ये 4920 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 6:1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक करके जो है बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 146 का बात करें तो 146 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 147 की बात करें तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 148 नंबर की बात करें तो 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 वर्ष। और 49 की बात करें तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं, ये जो है 1200 इसका आंसर निकल कर आएगा 1200।
बात करें लास्ट प्रश्न 150वां की, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस सेट में जो है सारे प्रश्न को हमने डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। साथ ही आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं कि एडुटेरिया का जो है करेंट अफेयर्स का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं करेंट अफेयर्स का वीडियो। उससे जो है आपको सीधे प्रश्न लड़ेंगे। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।